हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी से संबंधित अपनी राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। हमने प्रस्तावना को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप प्लीज़ उसे अच्छे से देखिए। और हम यहाँ प्रस्तावना के जो शब्द हमने याद किए थे उनके बारे में जानते हैं कि कैसे वो शब्दों के बारे में आपसे पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था प्रस्तावना के शब्द, है ना। हमने पढ़ा था प्रस्तावना में ट्रिपल एस। हम यहाँ उन्हीं ट्रिपल एस के बारे में पढ़ेंगे, यानी संप्रभुता, समाजवाद और अपना जो लास्ट हमारा जो बचा था सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो देखिए, सबसे पहले हम संप्रभुता को जान लेते हैं कि संप्रभुता कहते किसे। संप्रभुता को अंग्रेजी में हमने सॉवर्निटी कहते हैं और इस सॉवर्निटी शब्द की उत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। देखिए, कोई भी देश, सीधा सा अगर हम अर्थ देखें, संप्रभु, सम यानी समान रूप से, प्रभु यानी प्रभु सत्ता, यानी जो व्यक्ति समान रूप से यानी आंतरिक और बाह्य रूप से अपने आप पर अधिकार रखता हो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। भारत में संप्रभुता का मतलब ये हो गया भारत के आंतरिक मामले और बाह्य मामले, इससे कोई भी देश उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ना भारत देश किसी का गुलाम है, वो अपना संप्रभु है, वो अपना कार्य स्वयं कर सकता है। ठीक है, संप्रभुता यानी कि ऑथोरिटीज़ मिलनी जो इम्पोर्टेंट होती है। देख, अब हम आगे बढ़ते हैं कि संप्रभुता का मतलब होता क्या है राज्य के लिए। तो देखिए, ये राज्य के लिए डॉक्टर गार्नर जो कहते हैं ये महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है, यानी एकदम हाईएस्ट पोस्ट जो होती है या सर्वोच्च सत्ता जिसके माध्यम से वो देश अपने डिसीजन खुद ले सके, उसे हम कहते हैं संप्रभुता। अब अगर बात करें संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो देखिए फ्रांसीसी विचारक थे बोंदास। उन्होंने 1756 में अपनी पुस्तक लिखी थी, 6 बुक रिपब्लिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकेशन में किया। अतः इनका उद्भव हम 16वीं शताब्दी के माध्यम से मान सकते हैं। बस आपको ये विचारक पूछा जा सकता है और उनकी बुक का नाम पूछा जा सकता है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपसे इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, तो आप बहुत अच्छे से हमारे साथ बने रहिए। तो हमें संप्रभुता का मतलब अच्छे से समझ आ गया, यानी ऑथोरिटीज़, एक प्रकार का तत्व जिसके माध्यम से कोई भी देश आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वो स्वयं निर्णय ले सकता है। अब देखिए, संप्रभुता के प्रकार अगर हम पढ़ें तो इसके संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, आंतरिक संप्रभुता यानी भारत में अगर हम माने तो आंतरिक सारे मामले यहाँ की सरकार डिपेंडेंट होती है, ना कि कोई बाहरी देश का आकर उनको हमें यहाँ पे कोई नियम लागू करता है। ठीक है, बाह्य संप्रभुता, बाहरी रूप से भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब देखिए, एक नाम मात्र की संप्रभुता की बात करें तो ऐसी संप्रभुता जिसके माध्यम से उसको अधिकार तो दे रखे हैं लेकिन वो उसका वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं करता, तो इसके नाम मात्र की संप्रभुता में आएंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और दूसरी हमारी आती है वास्तविक संप्रभुता या कानूनी लीगल संप्रभुता जिसको हम कहते हैं, यानी सारी संप्रभुताएं, सारे अधिकार उसे प्रदान किए गए, और उसके अंदर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, इनके शब्द देकर आपसे पूछा जा सकता है। नाम मात्र की संप्रभुता, देखिए हमारे राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में आपको बहुत क्लियरिटी समझ आएगा, पर यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नाम मात्र की यानी हमारे राष्ट्रपति को सारी अथॉरिटीज़ दे रखी है, पर इसका वास्तविक प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, तो वो हो गए नाम मात्र की संप्रभुता, और प्रधानमंत्री का जो पद है वो हो गया वास्तविक या कानूनी संप्रभुता। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में संप्रभुता किसे कहते हैं, किस प्रकार से बनाए गए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं हमारा समाजवाद। देखिए, समाजवादी अगर बात करें यानी एस यानी अब सेकेंड है सोशलिस्ट समाजवाद, ये कि जो कि हमारे पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। ये जब हमारा संविधान बना था उस समय ये शब्द नहीं लिया गया था, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। इस सिद्धांत के जो उत्पादक है, ये जो सिद्धांत लेके आए हैं उनको कहते हैं लेनिन। अब देखिए, समाजवाद होता क्या है। देखिए, हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस चार तरह के एरिया में एक चल रहा था हमारे यहाँ उदारवाद। ठीक है, दूसरी जो कहता था कि पूर्ण रूप से सरकार को खुला छोड़ देना चाहिए, सरकार को निजीकरण यानी किसी भी प्रकार की संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहता था उदारवाद। उसके बाद आया मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद ने ये कहा
कि जो भी सरकार अर्थव्यवस्था चला रही है वो मज़दूरों के भरोसे छोड़ देना चाहिए, यानी जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सारा मज़दूरों को दे देना चाहिए। उसके बाद आया हमारा समाजवाद। ये कहता है कि समाज पे जो भी हो रहा है सरकार को समाज के आधार पे चलना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा चौथा आया वो आया साम्यवाद। तो याद रखिएगा, भारत का जो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, वो समाजवाद पर डिपेंडेड है और समाजवाद को हमने 1991 से मिश्रित कर दिया गया, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित हो गई है, यानी समाजवाद के भी लक्षण आपको उसमें दिखेंगे और साम्यवाद के लक्षण भी। सीधा सा है, समाजवाद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये 42 संशोधन 1976 में, इसकी उत्पत्ति लेनिनवाद, और अगर आप भारत की अभी समाजवादी स्थिति कैसी है तो 1991 में हमने मिश्रित समाजवाद की स्थिति को अपनाया है। देखिए, आपको ये वीडियो 1-2 बार देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, इन सभी के बारे में बात करेंगे। आप इसको बार बार देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।